राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगा करें तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहा करिए। दोस्तों ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का आपका पीवाईक्यू का पेपर है जो कि 25 सितंबर 2020 की शिफ्ट का है, शिफ्ट 1 का है दोस्तों। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? अनुशासित अभ्यास, आलोचनात्मक चिंतन, स्थिर साचर्य और तथ्यों में प्रवीणता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर यहाँ दिया है वो है बी, आलोचनात्मक चिंतन। आइए जानते हैं कि ये क्यों सही है। शिक्षण और अशिक्षण आमतौर पर सिद्धांतों का सार है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक और ठोस ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण हमें ज्ञान प्रदान करता है तथा सोच विकसित करने का कार्य करता है, जबकि प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास करता है। लेकिन कुछ मामलों में दोनों में सामान्यता देखने को मिलती है, जैसे अनुशासन, सहयोग, भागीदारी आदि। इस प्रकार आलोचनात्मक चिंतन के संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न हो जाता है। दोस्तों अगर आपको सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पीवाईक्यू। वहाँ और भी कई सारे पीवाईक्यू के पेपर पड़े हुए हैं ताकि आप उनसे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? प्रयोगशाला कार्य, प्रदर्शन, अनुशिक्षण, समूह चर्चा, परियोजना, प्रोजेक्ट कार्य। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सी और डी। तो दोस्तों सी है आपका अनुशिक्षण और डी है समूह चर्चा। तो आइए जानते हैं ये है क्यों सही। दोस्तों मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छी स्क्रीन पर ये दिखे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया देखे। संवाद परक विधियां शिक्षण की वे विधियां हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रति बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा जाता है। यह मूलतः ज्ञान और समझ के ग्रहण तथा अनुप्रयोग की विधियां हैं जो विद्यार्थी में न केवल पाठ और आत्मसात करने के लिए बल्कि उससे जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती हैं। संवाद परक शिक्षण प्रक्रिया विषय सामग्री को तकनीकी से बहुत सधे हुए तरीकों द्वारा अवगत कराती हैं ताकि बच्चों को असाधारण और अनोखा शिक्षण अनुभव दिया जा सके। इस प्रकार अनुशिक्षण ट्यूटोरियल्स और समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन संवाद परक विधियों के अंतर्गत आते हैं जिसमें छात्र भागीदार सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण और प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो पाठों की स्पष्टता जिससे अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। प्रश्न पूछना जिनमें तथ्य और अवधारणा आधारित प्रश्नों का समावेश हो। ऐसी पूछताछ जिसमें उत्तर प्राप्त करने एवं आग्रहण संबंधी चेष्टा हो। शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। अधिगम प्रक्रियाओं में लगना जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, केवल ए, डी और ई। आइए जानते हैं कि ये क्यों सही है ए, डी और ई। शिक्षण प्रभावशाली तब माना जाता है जब सिखाए गए ज्ञान का बालकों को बोध हो तथा इस बोध का वो अनुप्रयोग करें। प्रभावशाली शिक्षण में बालक सक्रिय रहता है तथा अनुक्रिया व्यक्त करता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में बहुत से कारकों का योगदान होता है, जैसे रुचिकार विषय का चुनाव, कक्षा में आकार के अनुसार अध्यापक, शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान और प्रतिपुष्टि निर्देशन तथा अवधारणात्मक विकास आदि। इस तरह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में विकल्प ए और डी तथा ई व्यवहार संबंधी विशेषताएं हैं। विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? अभिप्रेरणा, बौद्धिकता, सामाजिक कौशल, पारिवारिक मदद, सपोर्ट, अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता। तो
इनमें से सही उत्तर दोस्तों चयन करना है। तो हमारे ऑप्शन है केवल ए, सी और डी, केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई। तो हमारा जो दोस्तों उत्तर ए है वो एकदम सही उत्तर है। विद्यालय को समाज के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित होना चाहिए, जहां अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास हो तथा भावी समाज के लिए वह निर्माता की भूमिका में हो। अधिगम की सहायक प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय में सामाजिक वातावरण के निर्माण में अनेक कारकों का योगदान होता है, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज में विविध अभिकरणों की भूमिका देखी जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक दक्षताओं की भूमिका पर जोर देती है तथा यह बताती है कि उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें हमेशा बच्चों की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन से जुड़ी होती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 में परीक्षा के विश्वसनीयता की आकलन की विधियां दी गई हैं, जबकि सूची 2 में उनकी व्याख्या दी गई है। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 आपकी दोनों दी गई हैं। दोस्तों आप याद रखना कि मैचिंग आपकी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैचिंग को बड़ा ध्यान से करें। और आपके अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन और कथन 1 कथन 2 ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सूची 1 परीक्षा, पुनर्परीक्षा विधि, वैकल्पिक परीक्षा विधि, अर्थ विच्छेदन विधि और अंतर्निर्धारक विधि। तो दोस्तों यहाँ इनके आगे सुमेलन के लिए मैचिंग दी है, नीचे ऑप्शन है। तो डी एकदम सही है। डी है दोस्तों ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि, टेस्ट द टेस्ट मेथड, यह विधि विश्वसनीयता रिलायबिलिटी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निश्चित समय अंतराल पर परीक्षा तथा पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पुनः परीक्षा के समान समूह का ही इस विधा में परीक्षण लिया जाता है। इस तरह दो परिणामों के मध्य साम्यता स्थापित की जाती है। वैकल्पिक परीक्षा विधि, अल्टरनेट फॉर्म मेथड, इस समानता विधि के नाम से भी जाना जाता है। और आपका है दोस्तों अर्थ विच्छेदन विधि, स्प्लिट हाफ मेथड। इस विधि में एक बार एक ही परीक्षा दी जाती है। इसमें एक ग्रेड प्रत्येक आधे भाग को अलग से सौंपा गया है और प्रत्येक आधे भाग से ग्रेड की तुलना की जाती है। अंतर्निर्धारक विधि, इंटररेटर मेथड, यहाँ एक ही परीक्षण एक बार प्रशासित किया जाता है और स्कोर प्रतिक्रियाओं की औसत समानता पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है? व्यष्टि अध्ययन शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध और क्रियात्मक शोध। तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्थित एवं अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार एवं परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना है एवं उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना होता है। यथा एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इस श्रेणी में आता है। किसी शोध परियोजना में उचित प्रचलित परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि, दोनों अल्फा और बीटा त्रुटि, ना तो अल्फा और ना ही बीटा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अल्फा त्रुटि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ जानते हैं। देखिए मैथ का, जब शून्य परिकल्पना स्वीकार किए जाने पर योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाए तब प्रथम टाइप 1 त्रुटि मानी जाती है, जिसे अल्फा त्रुटि कहते हैं। अल्फा स्तर के बढ़ने पर 0.05 या 0.01 या 0.001 होने पर टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 0.01 का अर्थ है 100 में से एक बार कोई प्रयोग गलत हो सकता है तथा 0.001 का अर्थ है गलत होने की संभावना 1000 में से 1 से भी कम है। इस प्रकार जब शोध परियोजना में उचित प्राचालिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधार्थी को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तब अल्फा त्रुटि की संभावना होती है।
कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगतपूर्ण माना जा सकता है। मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। शोध परिकल्पना में विभेदक प्रभावों या संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। निराकरणीय परिकल्पना पहले से ही निर्धारित होनी चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण हेतु प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध है। शोध परिकल्पना पर निराकरणीय परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ए, बी और ई। आइए जानते हैं क्यों। जो परिकल्पना परीक्षण योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश होना आवश्यक है। जो बातें ये आपकी दी हैं 5 हैं। परिकल्पना धारात्मक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। परिकल्पना को अनुभविक प्रसंगार्थ होना चाहिए। परिकल्पना का क्षेत्र सीमित और सुस्पष्ट तथा विशिष्ट होना चाहिए। परिकल्पना को महत्वपूर्ण संबंधों की ओर इंगित होना चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंध का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको कोई प्रश्न ऐसे नहीं करा रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों हाँ, वीडियो ऑडियो क्वालिटी नहीं है, उसको मैं बेहतर करूँगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूची 1 में शोध में प्रयुक्त प्रतिचयन तकनीक दी गई है, जबकि सूची 2 में उनकी व्याख्या दी। तो सूची 1 प्रतिचयन तकनीक देखिए, सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, विमात्मक प्रतिचयन और डी है आपका स्नोबॉल प्रतिचयन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बी में आपका है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन सिंपल रैंडम सैंपलिंग को स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक स्तर में पड़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार करते हैं और उनमें विभिन्न स्तरों के ढांचे में से इकाइयों को यादृच्छिक न्यायादर्श विधि से चुन लेते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यवस्थित प्रतिचयन, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसे क्रमबद्ध प्रतिदर्शन भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें प्रत्येक यूनिट को चयनित करने के लिए समान और स्वतंत्र अवसर दिया जाता है। विमात्मक प्रतिचयन, डायमेंशनल सैंपलिंग। विमात्मक प्रतिचयन का लक्ष्य एक उद्देश्यपूर्ण नमूना प्रतिविधि के आखिर चुनने के लिए। हिमकंटुक प्रतिदर्शन, स्नोबॉल सैंपलिंग, एक ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन है जिसका प्रयोग शोधकर्ता और परिस्थिति में करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके आ गए अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है दोस्तों, शोध में इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देता है। कारण है इसका, इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु है विपणन रणनीतियां, ग्राहक संबंध, निगमित नैतिकता और मुद्रा के लिए मूल्य प्रदान करना। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। निगमित नैतिकता जो सी है वो आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। समाज आज कंपनियों से व्यावसायिक नैतिकता के अनुपालन की चाह रखता है। वहीं कंपनियों द्वारा व्यवसाय के संदर्भ में नैतिकता मूल्यों तथा पर्यावरण क्षति के बिना व्यवसाय के विस्तार की बात होती है। जैसे कि गद्यांश से समझ सकते हैं कि आज ग्राहक चाहते हैं कि कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न, दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता देती हैं? समर्थनीय विपणन, कानूनी बाध्यता, संगठित उपभोक्ता दबाव, बाजार में यथास्थिति। तो उत्तर ए जो है वो है समर्थनीय विपणन। उत्तर ए आपका सही है। विश्व में बढ़ते उपभोक्ता और पर्यावरण के दृष्टिकोण आगे बढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि विपणनकर्ता
समर्थनीय विपणन प्रचलनों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरणार्थ उत्पादनों और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए बनाए गए उत्पाद आदि का व्यापक प्रचार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को इस रूप में समझा जाता है: तुरंत लाभप्रदता, सामुदायिक भ्रामकता, एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना, एक कठिन मुद्दे के रूप में समाज पर दीर्घकालीन बोझ। तो दोस्तों उत्तर सी जो है, एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना, उत्तर सी जो है वो आपका सही उत्तर है। परिच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन का तात्पर्य एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना समझा जाता है। समर्थनीय विपणन को कंपनियां एक अवसर के रूप में देखती हैं ताकि वे अपने उपभोक्ताओं और समुदायों की तत्कालिक आवश्यकताओं और उनके दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदान करते हुए लाभ कमा सकें। अगला जो प्रश्न है दोस्तों संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट है। सामाजिक मांगों की उपेक्षा कर लाभ कमाना, नागरिक भावनाओं से परिपूर्ण होना और दोस्तों सामाजिक संबंधों को बनाना और कानूनी बाध्यता के कारण हरकत में आना। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी में है दोस्तों आपका बी और सी। तो सी तो है आपका सामाजिक संबंधों को बनाना और बी आप याद करिएगा, मैंने अभी आपको बताया था। संवेदनशील पूंजीवाद वह विचारधारा है जो व्यक्तियों की भावनाओं को प्रतिनिधित्व अपनी नीतियों में करती है तथा उसके लिए कार्य रूप प्रदान करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है: आवश्यक प्रयास, आवश्यक समीक्षाएं, आवश्यक समकक्षी दबाव, आवश्यक समयांतर और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आवश्यक प्रयास। चयन के भाग फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन की अवधारणा के जन्मदाता विल्बर श्राम हैं, जिन्होंने वर्ष 1954 में यह अवधारणा दी थी। यह इस बात पर बल देती है कि एक व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर मीडिया का चयन माध्यम करता है वह पुरस्कार की मात्रा को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलें। लिखित संप्रेषण की प्रभावित इन पर आधारित है: बहुत लंबा प्रस्तुतिकरण, पेचीदा वाक्य विन्यास, लिखने के बाद संपादन, वाक्यों में सूक्ष्मता, कठिन शब्दों का प्रयोग और शब्दों का प्रभावी प्रयोग। तो दोस्तों इनका जो सही उत्तर है वो है आपका सी है, सी, डी और एफ। लिखने के बाद संपादन, वाक्यों में सूक्ष्मता और शब्दों का प्रभावी प्रयोग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सही विकल्प का चयन करें, केवल ए, बी और सी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण तर्क या हम बोल सकते हैं असर्शन और रीजन। यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न अंतरक्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय श्रोता बनाए। और जो दोस्तों आपका रीजन है, अध्यापक केंद्रित संप्रेषण विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या। दोस्तों ये बहुत सरल प्रश्न था। चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इस पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा और ध्यान से हमेशा जब आपका पेपर हो, आपका पॉलिटिकल साइंस का 11 तारीख को, जिनका जिस दिन है, पेपर 1 को ध्यान से ज़रा करिएगा। ए अंतर्व्यक्तित्व समूह और है आपका जन समुदाय। तो दोस्तों आप इसको मुझे लगता है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका डी है आपका ए का 4, बी का फर्स्ट। तो अंतर्व्यक्तित्व स्वयं से, अंतर्व्यक्तित्व व्यक्तियों से, है ना। और सी का है दोस्तों आपका सेकंड, समूह लघु संगठन के बीच। और डी आपका बचा अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। एक कथन 1 है, कथन 2। इनके ऑप्शन हमेशा सही सेम रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। तो आइए, कक्षागत स्थिति में
व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंत क्रिया के लिए बाधक है। कथन 2 है, अव्यक्तित्व संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है किंतु कथन 1 गलत है। ये ऑप्शन दोस्तों हमेशा रहते हैं, यही ऑप्शन आपको आगे आएंगे। तो सी एकदम सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 3 संख्या दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा A 12, B 24, C 36 और D 48। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है D 48। आइए जानते हैं कैसे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 2:1:4, तो 2 + 1 + 4 यूनिट इजकल टू 56 × 3, तो 7 यूनिट इजकल टू 168 और 1 यूनिट इजकल टू 24। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर हो जाएगा 4 - 2 इजकल टू 2 यूनिट, 2 × 24 इजकल टू 48। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप सीरीज वाले क्वेश्चन जरूर याद कर लें, ये हमेशा हर एक पेपर में आएगा, आप भूल नहीं सकते। आपका गद्दा आएगा, आपका तालिका आएगी, ये प्रश्न आएंगे 2, 10, 26, 50 की श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। तो दोस्तों आप बताइए क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ व्याख्या नहीं दी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ 82 उत्तर दिया, ठीक है। अब आप इसमें लॉजिक लगाइए क्या होगा। 2 से 10 हो गए, है ना, और 10 के बाद कितने बढ़े 16, और 16 के बाद कितने बढ़ेंगे दोस्तों बताइए। 16 के दूनी कितने होते हैं 32, तो यहाँ पे कितने बढ़े आप देखिए। 16 दूनी देखिए 2 थे, यहाँ 8 बढ़े तो 10 हो गया, है ना, और इसमें 16 बढ़े तो कितना हो गया 26। अब 26 में यहाँ पे हो रहा है 50, तो यहाँ देखिए कितने बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपके यहाँ पे बढ़े थे 16, यहाँ 2 8 बढ़े, फिर यहाँ बढ़े 16, अब 26, तो यहाँ पे आपके बढ़े 24। कितने बढ़े 24, 16 बढ़े थे, 16 में फिर 8 जोड़े हैं तो यहाँ आपके बढ़ गए 24। अब यहाँ पे फिर बढ़ेंगे 16 मुझे लगता है, तो आइए देखते हैं, चलिए कितने होते हैं 16। यहाँ दोस्तों आपके बड़े हैं 32, है ना, तो जब 32 बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 82। यही सही सीरीज है। जब अगला प्रश्न अगली श्रृंखला आएगी तो यहाँ जो बढ़ा रहे हैं 16, 8 बढ़े, 8 से यहाँ बढ़ गए आपके 16, दुगने हो गए, फिर जितने 16 बढ़े थे जितने बढ़ाए थे उसमें फिर से 8 बढ़ गए और फिर आपके बढ़ गए 32। चलिए दोस्तों, ट्रेन में जा रहे एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है यदि खंभे 50 मीटर की नियमित दूरी पर हों, तो ट्रेन की स्पीड ही पूछेगा। मुझे पता था, तो 90 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50,000 की रकम बैंक में 1 साल के लिए ब्याज निकलवाएगा। 1 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष के पर जमा की गई यह ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर परिकलित होता है, तो 1 साल के अंत में ब्याज की रकम क्या होगी वो हम आइए देखते हैं। 1 साल के अंत में ब्याज की रकम क्या होगी, 5125, 5250, 5500 और 5150। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए 5125। आइए देखते हैं कैसे इन्होंने जोड़ दी। 10% वार्षिक, 5% अर्धवार्षिक, तो 5% की दर से 2 छमाही की एक एकल ब्याज दर 10.25%। अभिविष्ट ब्याज की रकम 50 और 10.25% 5125 रुपये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ABCF BCDG। तो AB और C, D छोड़ दिया, BC और DG और CDEF छोड़ के H। अब यहाँ से शुरू करेगा D से, DEFI। अब ये यहाँ से शुरू करेगा दोस्तों E से, तो आपकी होगी ABCDEFG, है ना,
EFG और आपका HEFGHIJ। तो दोस्तों आपका ये होगा EFGJ आपका सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है निगमन, उदाहरण, हेतु, उपनय, प्रतिज्ञा। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये दोस्तों इसके ऑप्शन सही नहीं है। न्याय दर्शन न्याय शास्त्र के न्याय वाक्य की क्रमबद्धता ऐसे है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन होती है, जबकि विकल्पों में से ऐसा कोई भी नहीं। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या होती है, ऑप्शन छोड़िए, पहले पे होती है प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर होता है निगमन, जबकि विकल्पों में ऐसा कोई भी क्रम उपलब्ध नहीं है। न्याय शास्त्र के सूत्र के अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमानिन निरूपयन्ते है, जिसके तत्व हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय। उपनय, निगमन। जिस वाक्य हेतु अवधित्व एवं अप्रतिष्ठित्व बताते हुए उदाहरण के सामर्थ्य के पक्ष में साध्य के संबंध का उपसंहार किया निगमन कहा जाता है। न्याय दर्शन शास्त्र में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता लिखिए। आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य और है दोस्तों आपका क्रमबद्धता लिखिए। आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य और सन्निधि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। DCBA, ABDC, CDBA, DCAB। तो बी जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है ABDC। चलिए दोस्तों आपका देखते हैं। पहले आकांक्षा शब्दों की वाक्यात्मक प्रत्याशा है, योग्यता शब्दों का सार्थक शब्दार्थ विन्यास, सन्निधि शब्दों की निकटता संदर्भ, तात्पर्य शब्दों के शाब्दिक अर्थ की बजाय शुद्धता। तो दोस्तों 28 पढ़ते हैं। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है। पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, 1 और 2 दोनों, और तुलना। तो बी जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है शेषवत अनुमान। अनुमान दर्शन और तर्कशास्त्र का परिभाषिक शब्द है। भारतीय न्यायशास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहा जाता है, जहां अनुमान भी एक प्रमाण है। न्यायशास्त्र के अनुसार ना निर्षीते अर्थे न्याय प्रवर्तते अपितु संदिग्धे, जिससे निम्नोक्त निष्कर्ष निकलते हैं। शेषवत प्लस अनुमान, एक अवयव को देखने पर भी शेष अनेक अवयवों सहित संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होना। पूर्वत अनुमान तथा सी आपका सामान्यत्रो दस्तता अनुमान है। प्रश्नानुसार तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश का अनुमान संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराता है, अतः यह शेषवत अनुमान होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का हेत्वाभास कहा जाता है? सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष और असिद्ध। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है विरुद्ध। जब हेतु का संबंध साध्य से न होकर साध्य भाव से होता तो वहाँ विरुद्ध हेत्वाभास होता है। यह हेतु साध्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी अर्थात साध्य भाव को सिद्ध कर देता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है, यहाँ खाली हेतु जबकि भारी साध्य है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे 4 प्रतिवर्तियां दी गई हैं, उनमें से 2 संबंधित हैं कि वे सत्य नहीं हैं। इन दोनों प्रवृत्तियों के कूट का चयन करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं।
सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और डी। तो उत्तर ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है। शर्तानुसार दो कथन सत्य नहीं हो सकते अपितु वे गलत हो सकते हैं। प्रश्नानुसार सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, गलत हो सकता है। कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, गलत हो सकता है। कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं, सत्य है, गलत नहीं हो सकता। और कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, सत्य है, गलत नहीं हो सकता। इस तरह ए बी सत्य नहीं हो सकते जबकि गलत हो सकते हैं, क्योंकि जब कथन कहता है कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं तो कोई एक व्यक्ति अगर बेईमान मिल जाता है तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। अतः यह विकल्प ए सही उत्तर है। नीचे दी गई सारणी का अवलोकन करें और दिए गए वर्षों में संस्था के व्ययों लाखों रुपए में को प्रतिवर्ष के आधार पर प्रश्नों 31 से 35 के उत्तर दें। तो दोस्तों आपकी तालिका आ गई, जो कि अब तक आपने देखी 2021 वाले में सबसे पहले आती थी। अब ये आपकी तालिका आ गई। तो आइए जानते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं व्ययों के शीर्ष लाखों में कर्मचारियों, परिवहन, बोनस, ऋणों पर व्यय और कर। चलिए, तो 2015, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पूरा आपका दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। संस्था को प्रतिवर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है? 30.50, 36.66, 39.66 और 41.02। तो बी दोस्तों सही उत्तर है, 36.66। चलिए, तो हमने औसत ब्याज कैसे निकाली? 183.3/5 इक्वल टू 36.66 लाख। आइए देखते हैं। इन्होंने 183 चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? दोस्तों 1% है। बोनस की कुल राशि 3+2, ये सब दोस्तों टेबल से लिख रहे हैं जो भी ये डाटा है। 3 + 2.52 + 3.84 प्लस ये बोनस वाली लाइन इनने पूरी लिख ली है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो ये बोनस है 3.2 ये पूरी लाइन, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहाँ से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको प्लस किया तो 17 आया और कुल वेतन को प्लस किया तो 14 और परसेंटेज निकाल लिया तो 1% आया। 2015 में इन सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्ययों का लगभग कितना % है? तो दोस्तों ये है आपका 84.63%। 2015 में कुल व्यय आपने टोटल कर दिया, 2019 का कुल व्यय आपने टोटल कर दिया और इनकी परसेंटेज निकाल ली। दोस्तों ये सब आपका डाटा में दिया हुआ है, जो आपका डाटा दिया है उसमें। वर्ष 2017 में संस्था का इन मदों में कुल व्यय है 624.10, 524.44, 544.44 और 591.41। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, 544.44। बस 2017 में कुल व्यय ये उन्होंने वहाँ ऐड कर दिया, 544.44 आया। ये सब आपका डाटा में दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, 2017 में कुल व्यय है ना। अब आप यहाँ पे क्या करिए, 2017 खोलिए है ना, और आपका कुल व्यय इन सबको ऐड कर दीजिए। बस बहुत सरल है दोस्तों। वर्ष 2016 और 18 में करों के रूप में किए गए व्ययों के बीच का अनुपात लगभग कितना है? 17:11, 27:22 और 31:27 और 19:70। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, 27:22। अभीष्ट अनुपात 108:88, तो 27:22 हो गया। इसका हमने भाग दे दिया तो ये 27:22 हो जाएगा। IoT संक्षिप्त का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गए, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों हमेशा याद करके रखने हैं। मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है। RAM, WAN, ROM और कैशे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ROM। कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन हेतु ROM रोम उत्तरदायी है। रोम का तात्पर्य रीड ओनली मेमोरी से है, जो कि जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। रैम एवं रोम
कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि हम इस पर स्टोर किए गए प्रोग्रामों और डेटा केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन इस पर लिख नहीं सकते। और रोम के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, प्रोम प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इप्रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मेरोम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश रोम। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका असर्शन और रीजन वाला। भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, मोबाइल की कीमत कम हो रही है। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है, वो ऑप्शन आपके हमेशा सेम रहते हैं, ये बात दोस्तों याद रखना। तो मोबाइल, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार है .docx.png.doc.jpg। दोस्तों ये है .docx। बहुत सरल उत्तर है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 संस्करण में वर्ड डॉक्यूमेंट हेतु .docx फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। यही एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2010, 2013, 2016 एवं 2019 के संस्करण में भी प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, PNG को भी जान लीजिए। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। DOC एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 एवं उससे पुराने संस्करणों को प्रयुक्त होता था। और JPG का पूरा नाम पॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप है। दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? तो दोस्तों वो आपका बी है 1001, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए देखिए द्विचर संख्या जो हमने निकाली, आप यहाँ से देख लीजिए, हमने इसका 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये आपका 100 आपका उत्तर हो गया। चलिए, अतः स्पष्ट है कि दशमलव संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या 1001 है। ओजोन परत के क्षरण का कारण है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत के क्षरण का कारण है वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन, अर्बन वेस्ट का दहन और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, ABD वाष्प आपका नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक प्रोग्राम और ओजोन परत के क्षरण रोकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ कहीं भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो, बहुत जगह आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना चाहिए था? शिशु मृत्यु दर, पर्यावरणीय समर्थनीयता, मानव अधिकार और प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, मानव अधिकार। चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो आइए जानते हैं वो 8 लक्ष्य क्या हैं। भुखमरी तथा गरीबी खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, शिशु मृत्यु दर का घटना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना, HIV और एड्स व मलेरिया आदि रोगों का उन्मूलन, पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला की पहचान करें। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है वो है आपका ACDBA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक आपका अभिकथन असर्शन, दूसरा तर्क कारण रीजन। तो आइए, समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांट पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। तर्क है, बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। तो इसमें जो दोस्तों आपका होगा वो आपका बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक है दोस्तों 55
डेसिबल है दोस्तों। डेसिबल साउंड की जो होती है वो यूनिट होती है, और इसको डेसिबल को डीबी लिखते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी। भारत में ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानक तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की है। क्षेत्र पर निर्धारित शोर सीमा है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र 75 दिन, रात 70, और ये शोर सीमा है 75 डेसिबल दिन में और रात में 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र 75 डेसिबल 55 डेसिबल, और आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल और 45 डेसिबल, और शांत क्षेत्र 50 डेसिबल 40 डेसिबल। ये आप समझ गए दोस्तों। चलिए, भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला का यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? 1980, 1982, 1984, 1986। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है 1980। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा। वे वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। इसे यहाँ तख्त-ए-वही नाम से जाना जाता है। इसे मोहनजोदड़ो के साथ वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया गया था। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित एक अन्य अधिगम का प्राचीन केंद्र है, जैसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUS1, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, का शुभारंभ कब किया गया था? 2010, 2011, 2012 और 2013। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 2013, एकदम सही उत्तर है दोस्तों। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का एक केंद्रीय योजना है, इसका शुभारंभ वर्ष 2013 में किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं पात्र राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना, और 2017 के अंत तक सकल नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना, उच्च शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक एवं परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना, SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षा का पर्याप्त अवसर प्रदान करना। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER उच्चतर शिक्षा में कुल उम्र निरपेक्ष नामांकन प्रदत्त स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अव्यक्त होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 16 से 21 वर्ष, 17 से 22 वर्ष, 18 से 23 वर्ष, 19 से 24 वर्ष। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो आपका 18 से 23 वर्ष। आइए जानते हैं क्यों। भारत में उच्चतर शिक्षा नामांकन की गणना सकल नामांकन अनुपात GER के संदर्भ में की जाती है, जो कि 18 से 23 आयु वर्ग में जनसंख्या एवं उच्च शिक्षा हेतु नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ग छात्र GER 26.3%, छात्रा 26.4%, अनुसूचित जाति 23% और अनुसूचित जनजाति 70.2%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य पर शिक्षा को सर्वोत्तम व्याख्या करता है? यह नैतिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम है या किसी व्यक्ति के निजी अंतःक्रिया से? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका C, केवल C, D और E। विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 में महासावी मंत्रालय और ICT पहलों का उल्लेख है। सूची 2 में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभ दिए गए हैं। चलिए दोस्तों सूची 1, सूची 2, स्वयं अंत स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना, स्वयं प्रभा, विषयवस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम प्राप्त करना, EPG पाठशाला उच्च गुणवत्ता, यंत्रा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी है आपका A का 4th, B का 3rd, C का 2nd, D का बस। चलिए दोस्तों, A स्वयं
स्वयं का है आपका ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। स्वयं प्रभा वो है आपका उच्च गुणवत्ता संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम में 24 घंटे और 7 दिन देखना। ईपीजी पाठशाला ये है दोस्तों आपका ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकों और पाठ्यक्रम प्राप्त करना। ई यंत्रता दोस्तों अंत स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके यहाँ पे मैंने आपके पूरा आपका सेट खत्म हो गया है दोस्तों। ये पूरा PYQ दोस्तों, मैं कंटिन्यू PYQ आपके लिए डाल रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों एक बार जाके मेरी सारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ताकि उन प्लेलिस्ट को से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपकी करंट की है, स्टैटिक जीके की है, हिंदी और दोस्तों जीएस की क्लास है, और UGC नेट JRF पेपर 1 है दोस्तों, मोटिवेशनल है, और UGC नेट JRF पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की भी दोस्तों मैं क्लास डाल रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।